शारदा सुबह सुबह अपनी बहू गीता को चाय के लिए आवाज लगाते हुए कहती है। गीता बहू, ओ गीता बहू, जरा चाय दे दे। सुबह के 10 बजने को है, लेकिन तूने अभी तक चाय नहीं दी। शारदा की बात सुनकर गीता हाथों में खाली कप लिए आती है और अपनी सास को देते हुए कहती है, लो माँ जी चाय पियो। बहू, तुझे सुबह सुबह मजाक करने की सूझी है क्या? अरे ये कप तो खाली है, चाय कहाँ है इसमें? तो मैं क्या करूँ माँ जी, बताओ। आपको 2 दिन पहले ही बोला था कि चीनी और चाय पत्ती खत्म है, लेकिन आपने कुछ जवाब ही नहीं दिया कि कब लाओगी। तो मैं क्या चाय हवा में बनाऊं? और अब तो दूध भी नहीं है। दूध वाले ने भी कहा है कि पहले दूध का उधार चुका दो, फिर दूध दूंगा। अरे बहू, इतनी सी बात, ला एक कटोरी दे मुझे और एक गिलास भी दियो। गीता अपनी सास के कहे अनुसार उसको एक कटोरी और गिलास लाकर देती है, जिसके बाद शारदा उठकर घर से बाहर निकल पड़ती है और अपनी पड़ोसन माया के घर जाती है, जहाँ माया शारदा को देखकर कहती है, अरे शारदा बहन, तुम वो भी मेरे घर सुबह सुबह? आओ आओ बैठो। बैठने नहीं आई माया बहन, वो क्या है ना, सुबह सुबह रसोई देखी तो उसमें चीनी और दूध खत्म है। मोहन ने अभी पैसे नहीं भेजे, तो क्या तुम थोड़ी सी चीनी पत्ती और दूध दे दोगी? जब मोहन पैसे देगा तो मैं राशन भरवाने के टाइम तुमको वापस कर दूंगी। अरे शारदा बहन, कोई नहीं, एक पड़ोसी के काम आएगा। आओ मेरे साथ किचन में, मैं तुमको देती हूँ सामान। शारदा माया के घर के किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी पड़ोसन की रसोई सभी सामानों से लबालब भरी है। ये देखकर शारदा मन ही मन कहती है, ये पड़ोसन ने तो अपनी रसोई में हर चीज रखी हुई है, वो भी इतनी सारी कि 1 महीने से भी ऊपर चल जाए। बताओ, अकेली रहती है और इतना सामान रखा है। माया कुछ ही पलों में शारदा को चीनी, पत्ती और दूध देती है, जिसके बाद शारदा घर आकर गीता को सामान देते हुए कहती है, ले बहू, अब जल्दी से चाय बना दे और हाँ, संभल के इस्तेमाल करिए सामान। माँ जी, ये किससे मांग लाई आप? अरे अपनी पड़ोसन है ना, पता है उसकी रसोई में हर चीज है, उसकी रसोई के हर डिब्बे ऊपर तक भरे हैं। अब बातें मत मार, जाकर चाय बना। गीता अपनी सास के लिए चाय बनाकर ले आती है और अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं। और एक शाम जब गीता खाना बनाने जाती है, तो देखती है कि रसोई में दाल खत्म है और ये देखकर वो शारदा से कहती है, माँ जी, वो रसोई में दाल खत्म है, जरा दुकान से ले आइए। बहू, अब मेरे घुटनों में दर्द है, ऐसा कर तू जाकर पड़ोसन से मांग ला, उसकी रसोई में तो सब कुछ रखा होता है। हाँ, पहले आप मांगती हो, अब मैं मांगने जाऊँ? चलो जाती हूँ, इसी बहाने देख के आऊँ पड़ोसन की रसोई। इतना बोलकर गीता एक कटोरी लेकर निकल जाती है और अपनी पड़ोसन के घर जाकर बोलती है, नमस्ते आंटी, और कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ गीता बेटा, तुम बताओ कोई काम था क्या मुझसे? आंटी, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या आप मुझे 1 कटोरी मसूर की दाल दे सकती हैं? वो क्या है ना, दुकान दूर है घर से, माँ जी के घुटनों में दर्द है, इसलिए वो जा नहीं पाई। कोई नहीं बहू, आजा मैं दे देती हूँ। माया और गीता रसोई में जाती हैं, जहाँ गीता उसकी रसोई देखकर हैरानी से कहती है, वाओ, हमारी पड़ोसन की रसोई कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है और सभी डब्बे ट्रांसपेरेंट है, कभी कोई दिक्कत भी नहीं होगी कुछ ढूंढने में। मैं भी अपनी रसोई ऐसे ही बनवाऊंगी। आंटी, आपने अपनी रसोई का इंटीरियर कहाँ से बनवाया और ये सामान रखने वाले डब्बे कहाँ से लिए? आपकी रसोई कितनी सुंदर है, ऐसी रसोई में तो मैं पूरा दिन खाना बना लूं। अरे बेटा, मेरा एक जानकार है इंटीरियर डिजाइनर, उनसे डिजाइन करवाया मैंने अपनी रसोई। अगर तुमको भी करवानी हो तो बताना, मैं तुमको उनका नंबर दे दूंगी। जरूर आंटी। हाँ, ये लो तुम्हारी दाल। गीता अपने घर आ जाती है और अपनी रसोई का हाल देखकर कहती है, मुझे भी पड़ोसन की जैसी रसोई चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे तो चाहिए। रात का खाना बनाकर जब गीता अपनी सास के साथ खाना खाने बैठती है, तो उससे बड़े प्यार से बोलती है, माँ जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोल बहू। माँ जी, मुझे अपनी रसोई का इंटीरियर चेंज करवाना है, हमारी पड़ोसन की जैसी रसोई चाहिए मुझे। प्लीज बनवा दो माँ जी, प्लीज। चाहे तो मुझे 1 साल तक कोई साड़ी मत दिलवाना, पर प्लीज मेरी रसोई वैसी बनवा दो। बहू, तू पागल है? पता है उसकी रसोई में कितना महंगा सामान है। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है इतना पैसा। ठीक है माँ जी, फिर मैं इस रसोई में खाना नहीं बनाऊंगी, अपने आप ही बना लेना। एक तो पूरे दिन मुझे रसोई में रहना पड़ता है। आपको क्या फर्क पड़ता है, पका पकाया जो मिल जाता है। अपने लिए कुछ थोड़ी मांग रही हूँ, रसोई इस घर में रहेगी ना, मेरे खुद के कमरे में थोड़ी। गीता गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है।
2-3 दिन निकल जाते हैं, लेकिन गीता उस रसोई में जाकर खाना तो क्या, चाय तक नहीं बनाती, जिस पर शारदा को अपना बैंक खाली करने के लिए तैयार होना पड़ता है। और एक शाम वो गीता के कमरे में जाकर कहती है, बहू जा पूछा पड़ोसन से कि उसने किससे अपनी रसोई डिजाइन करवाई है, और करवा ले तू भी। सच में माँ जी, वाओ, आप कितनी अच्छी हो, मैं अभी पूछ के आती हूँ। गीता अपनी पड़ोसन माया से उसके इंटीरियर डिजाइनर का नंबर लेकर आती है, जिसके अगले दिन वो डिजाइनर उनके घर आता है और उनकी रसोई को देखकर कहता है, देखिए आपकी रसोई में कम से कम 2 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। डिजाइनर की बात सुनकर गीता शारदा की तरफ देखती है, जिस पर शारदा गंदा सा मुंह बनाकर कहती है, कोई नहीं, आप काम शुरू कर दो, एक रसोई पर इतना खर्चा करवा रही है। वो डिजाइनर अगले दिन से ही अपनी टीम के साथ काम शुरू करता है और 1 हफ्ते बाद जब गीता की रसोई का काम खत्म होता है तो वो अपनी रसोई को देखकर हैरान हो जाती है। वाओ, ये मेरी ही रसोई है, सब कुछ कितना क्लासी लग रहा है। अब मेरी रसोई पड़ोसन की रसोई जैसी हो गई, लेकिन सामान रखने के डब्बों की कमी है। उसकी कमी भी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी तरफ से आपको 30 डिब्बों का सेट दिया जाएगा, जिसमें बड़े छोटे सभी तरह के डब्बे होंगे, जो आपकी इस रसोई को और सुंदर बनाएंगे। सच में? वो फ्री होंगे क्या? जी हाँ, फ्री होंगे, हम अपने हर कस्टमर को देते हैं। इस बात से तो गीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। काम खत्म होने के बाद वो डिजाइनर उसको डिब्बों का सेट देकर जाता है, जिसके बाद गीता साफ सफाई करने, अपनी रसोई सजाने में लग जाती है। तभी वहाँ शारदा आकर कहती है, बहू, 2 लाख रुपए लगवाए हैं तूने इस रसोई पर, अब जब कहूँ तब चुपचाप चाय नाश्ता बनाकर ला दिया कर मुझे। हाँ हाँ माँ जी, ठीक है, आप चिंता मत करो, अब चल चाय बना दे मुझे। पर माँ जी, घर में दूध खत्म है और मेरे पास पैसे नहीं है। रसोई की शक्ल बदलवानी थी, इसमें भरने के लिए सामान क्या फ्री में आएगा? अब जाकर कमला आंटी से लेकर आए ग्लास दूध, वो भी परसों लेकर गई थी। ठीक है, जाती हूँ। गीता ग्लास लेकर कमला के घर जाती है, जहाँ वो उसके पीछे उसके किचन में जाती है तो उसका भी इंटीरियर वैसा ही होता है जैसा कि गीता ने अपनी रसोई में लगवाया था, बस रंग में बदलाव था। ये देखकर गीता कहती है, अरे आंटी, आपकी रसोई और हमारी रसोई का इंटीरियर एक जैसा ही है, बस रंग अलग है। अच्छा, मैंने तो माया बहन के एक रिश्तेदार से बनवाया, 2 लाख लगा मेरी रसोई में। अच्छा, इन्होंने भी उनसे बनवाया, सही है। गीता दूध लेकर घर आ जाती है और अपनी सास को चाय बनाकर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद अपनी पड़ोसन सहेली साक्षी के घर जाती है, जहाँ उसका भी किचन अपने जैसा देखकर वो कहती है, इस पूरे मोहल्ले में क्या माया आंटी के इंटीरियर डिजाइन से ही डिजाइनिंग करवाई है? लगभग आधे मोहल्ले की रसोई का इंटीरियर एक जैसा था। ये देखकर गीता हैरान हो जाती है। तो वहीं माया अपने घर में उसी डिजाइनर के साथ बैठी कहती है, क्यों जी, आपकी बीवी ने आपका काम चलवा ही दिया ना। मैंने मोहल्ले में लोगों को फ्री में चीजें दे देकर इंटीरियर दिखाया है और फिर उनके मन में लालच डलवाया है कि वो भी अपने रसोई में ऐसे ही बनवा ले। हाँ, और इससे मुझे काम मिला। 1 लाख का काम मैंने 2-2 लाख में किया। मैं तो कहता हूँ अब मोहल्ला छोड़ के कहीं और चलते हैं, अच्छी जगह जहाँ पैसे ज्यादा हो। हाँ जी, क्यों नहीं, अब सबकी रसोई मेरी जैसी हो गई तो कहीं और चलते हैं। माया अपना दिमाग इस्तेमाल करके पूरे मोहल्ले में लालच फैलाती है ताकि सभी पड़ोसन की रसोई की कॉपी करें और उसके पति को काम मिल सके। ये सब करके माया तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, लेकिन सभी मोहल्ले वाले उसकी देखा देखी के चक्कर में ज्यादा पैसे बर्बाद करते हैं। इसीलिए कहते हैं नकल में अकल नहीं। सर्दियाँ लगभग जा चुकी थी। सिद्धि सारे सर्दियों के कपड़ों को अलमारी के नीचे वाले खाने में तय करके रख रही होती है कि तभी उसकी ननद कृतिका वहाँ आकर बोलती है, भाभी, आपको माँ ने बुलाया है, चलो बाहर। ठीक है, आती हूँ। सिद्धि अपनी सास ममता के पास जाकर बोलती है, माँ जी, आपने बुलाया? बहू, वो होली आने वाली है, तेरी पहली होली है, इसलिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। तू ना मेरे साथ होली पर बनने वाली मिठाइयाँ और स्नैक्स के सामान की लिस्ट बनवा लियो, फिर तू और कृतिका बाजार जाकर सामान ले आना। माँ, मैं नहीं जाऊंगी कोई सामान लेने, आप चली जाना भाभी के साथ। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी, तेरी भाभी की पहली होली है, तुझे तो खुशी होनी चाहिए कि तेरे पास इस बार रंग लगाने के लिए कोई है।
और अपनी भाभी के साथ मार्केट जा। उसको भी बता कि होली में यहाँ क्या क्या होता है। अरे माँ, आपको तो पता है ना कि मुझे होली का त्योहार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए ना मुझे उसकी तैयारियों में इंटरेस्ट है और ना उसकी शॉपिंग में। तुझे प्यार की भाषा समझ नहीं आती ना? बहू जरा लाइयो मेरी छड़ी, आज इसको सूत ही दूं जरा। अच्छा चली जाऊंगी, ऐसे धमकाओ मत। कृतिका वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ममता और सिद्धि बैठकर सामान की लिस्ट बना लेते हैं। शाम को दोनों ननद भाभी मार्केट जाती हैं, जहाँ पर हर जगह रंगों और पिचकारियों की कई दुकानें सजी हुई थी। ये सब देखकर सिद्धि बोलती है, कृतिका तुम्हें पता है हमारे घर में कभी होली की कोई तैयारी ही नहीं हुई, इसीलिए मैंने कभी होली खेली ही नहीं। अच्छा, पर भाभी आपके घर में होली खेलना मना क्यों था? जब मैं बहुत छोटी थी तो होली वाले दिन ही मेरे पापा हम सबको छोड़कर किसी और के साथ रहने चले गए थे। मेरी माँ की जिंदगी में होली के रंगों वाले दिन ही सारे रंग छिन गए थे, इसीलिए माँ ने कभी होली मनाई ही नहीं, क्योंकि जब जब होली का त्योहार आता था माँ को पिताजी का वो धोखा याद आता था। अच्छा, लेकिन आप यहाँ तो मनाओगी ना होली? वैसे मैं होली नहीं मनाती, लेकिन पहली होली है आपके हमारे घर में, इसलिए मैं आपके साथ थोड़ी बहुत होली तो खेलूंगी ही। सच में बहुत मजा आएगा, चलो सामान खरीदते हैं। दोनों ननद भाभी होली की तैयारियों के लिए सामान खरीद कर घर आती है, तो ममता बोलती है, आ गई तुम दोनों? सारा सामान तो ले आई, लेकिन वो होली वाली टी शर्ट नहीं लाई, सफेद रंग की। माँ, किसी ने फिक्स कर रखा है क्या कि होली पर होली की टी शर्ट पहनकर ही होली खेल सकते हैं? हद है यार। अरे बेटा जरूरी नहीं है, लेकिन तेरी भाभी की पहली होली है, तू तो उसको पूरी तैयारी के साथ त्योहार मनाने में मदद नहीं करेगी क्या? जा मेरी बच्ची, जाकर टी शर्ट ले आ। अरे यार, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी, बस अब मुझे जाने दो। कृतिका तो अपनी माँ से तंग आकर अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह दोनों सास बहू होली पर बनने वाले पकवान बनाते हैं। ये सब देखकर सिद्धि का पति अमन बोलता है, अरे माँ और सिद्धि, हो गई होली की तैयारियां शुरू? सही है, पर माँ मैं ना अपने दोस्तों के साथ बाहर जाऊंगा होली पार्टी के लिए। चुप रह, कहीं नहीं जाना, बहू की पहली होली है। कृतिका भी इस बार घर रहेगी, वरना तो पढ़ाई के लिए दूसरे शहर ही रहती है, इसलिए अपने दोस्तों को घर बुला ले, लेकिन ये होली हम एक साथ मनाएंगे। ऐसी बात है तो ठीक है, उस दिन फिर भांग भी बननी चाहिए। भांग? माँ जी, भांग तो नशीली होती है ना, मतलब उसको पीकर तो नशा चढ़ता है। अरे नहीं, मीठी भांग में नशा नहीं होता, वो बस तरोताजा करने के लिए होती है। अच्छा आप लोग काम करो, मैं ऑफिस चलता हूँ। अमन वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। मिठाइयाँ बनाने के बाद ममता और सिद्धि छत पर पापड़ भी बनाती है और अलग अलग तरह की तलने वाली फुलवड़ी भी बनाती है। कुछ देर में कृतिका भी छत पर आती है और अपनी माँ और भाभी को काम करता देखकर बोलती है, क्या माँ, आजकल कौन बनाता है ये सब कुछ बना बनाया मिलता है, ला कर तल लो, बेकार में इतनी मेहनत क्यों करते हो? अरे घर पर बनाए पकवानों और पापड़ों का स्वाद ही अलग होता है, और तुझको तो पहले बहुत पसंद थे, अब ऐसे बोल रही है। पहले मैं बच्ची थी, अब नहीं हूँ। अच्छा वो मैं ये बोलने आई थी कि मैंने भाभी की होली वाली टी शर्ट मंगवाई थी, तो कुरियर वाला गली के बाहर ही रुका है, आगे कुछ काम की वजह से आ नहीं पा रहा, तो वहीं जाना है पार्सल लेने। हाँ तो जा। अकेली नहीं जा रही मैं, भाभी चलो मेरे साथ। ठीक है दीदी, 1 मिनट दो, मैं ये 2 पापड़ बना दूं। सीधी जल्दी से पापड़ बनाकर कृतिका के साथ निकल जाती है। दोनों को ऐसे साथ साथ जाता देखकर ममता पीछे से बोलती है, लगता ही नहीं है ननद भाभी हो, बहनों की तरह रहती हैं, इनका ये प्यार ऐसे ही बना रहे। कृतिका और सिद्धि गली के बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन होली का टाइम नजदीक था, इसीलिए मोहल्ले के लोग अपनी बालकनी से आने जाने वाले लोगों पर पानी के गुब्बारे मार रहे थे। ऐसे ही जाते हुए एक गुब्बारा कृतिका को लग जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में बोलती है, कौन है ये बदतमीज? अरे अक्ल नहीं है क्या? आने जाने वालों पर गुब्बारे क्यों फेंक रहे हो? शायद कोई बच्चा होगा कृतिका। कृतिका को ऐसे गुस्सा करता देखकर मोहल्ले की एक विमला नाम की औरत अपनी बालकनी पर खड़े होकर बोलती है, अरे कृतिका बेटी, होली का समय है, क्यों गुस्सा हो रही है? अरे बुरा ना मानो, होली है कहकर भूल जाओ।
विमला के इतना बोलते ही ना जाने कौन सी दिशा से उसके मुंह पर एक रंगीन पानी का गुब्बारा आ लगता है, जिसके बाद विमला का मुंह गुस्से से तो नहीं लेकिन रंग से लाल जरूर हो जाता है और फिर वो अपना मुंह पोंछते हुए बोलती है, अरे कौन नालायक है, ज्यादा होली बनाने की आग लगी है क्या? अरे आज कौन सी होली है? पागल लोग, जरा भी तमीज नहीं है। अरे विमला आंटी, बुरा न मानो, होली है बोलकर भूल जाओ ना। और मोहल्ले के शैतान लोगों, तुम्हें तो मैं होली वाले दिन देख लूंगी। इतना बोलकर कृतिका सिद्धि के साथ पार्सल लेने चली जाती है और कुछ देर में दोनों भी घर लौट आते हैं। अपने ऊपर गुब्बारा लगने का बदला कृतिका को लेना था, इसीलिए वो अपनी भाभी से बोलती है, भाभी अब तक तो मुझे होली नहीं मनानी थी, लेकिन आज के उस गुब्बारे वाले हमले के बाद मुझे होली मनानी है। चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ कृतिका? अरे भाभी, बाहर दुकान से रंग, पिचकारी और गुब्बारे लेने चलो, आज असली होली की तैयारी होगी। कृतिका और सिद्धि मार्केट जाकर वहाँ से रंग और पिचकारियाँ लाते हैं, साथ में बहुत सारे गुब्बारे के पैकेट्स भी खरीदते हैं। कुछ दिन बाद छोटी होली आती है। रात को सिद्धि होलिका दहन देखकर अमन और ममता के साथ घर लौटती है, तो कृतिका अपनी भाभी से बोलती है, भाभी अब आप फ्री हो ना? क्यों, मेरी बेबी फ्री क्यों होगी? वो बहुत महंगी है। भैया बहुत गंदा जोक था, बिल्कुल हंसी नहीं आई। भाभी बताओ ना। हाँ कृतिका, मैं फ्री हूँ, खाना बना हुआ है, बस सबका खाना खाना बाकी है। ठीक है, तो खाना खाकर मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? वो मेरी और भाभी की बात है, आपको क्यों बताऊं? और आपने बोला था ना कि भाभी की होली यादगार बनानी है, तो बस समझ लो उसी की तैयारी है। कुछ देर में सब खाना खा लेते हैं। उसके बाद कृतिका सिद्धि को बाथरूम में पिचकारी से पानी वाले गुब्बारे भरना सिखाती है। ये देखकर सिद्धि बोलती है, कृतिका तुम गुब्बारे पहले क्यों भर रही हो? अरे भाभी, जंग वाले दिन जंग की तैयारी नहीं होती, उस दिन सिर्फ आक्रमण होता है, आक्रमण। कोई हम पर हमला करने वाला है क्या? हाँ, वो भी चारों तरफ से। कल होली है और आस पड़ोस के सभी लोग गुब्बारे मारेंगे। अगर उस समय हमने गुब्बारे भरे तो हम हार जाएंगे, इसलिए पहले ही तैयारी कर लेते हैं। ओ ये बात है, चलो फिर तो सारे पैकेट खत्म कर देंगे। दोनों गुब्बारे भरने लगती है। उन दोनों को चुपके से ममता और अमन देख रहे होते हैं, जिसके बाद ममता बोलती है, कल तक ये लड़की कहती थी मुझे होली नहीं मनानी, और आज देखो ऐसे तैयारी कर रही है मानो होली खेलने नहीं जंग लड़ने जानी हो। कोई नहीं माँ, इसी बहाने सिद्धि की भी पहली होली अपनी ननद के साथ यादगार हो जाएगी। अगले साल तो वैसे भी कृतिका की शादी हो जानी है। हाँ ये तो है, चल लगे रहने दे इन दोनों ननद भाभी को। सिद्धि और कृतिका देर रात तक पानी वाले गुब्बारे भरती है और अगली सुबह जैसे ही सिद्धि अपने कमरे में अपनी आँख खोलती है तो सामने कृतिका हाथों में रंग लेकर अपनी भाभी के गालों पर लगाकर बोलती है, हैप्पी होली भाभी। इस रंगों के त्योहार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपकी जिंदगी में भी खुशियों के रंग भर दें। शुक्रिया कृतिका, और तुमको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाओ मुझे भी रंग दो, मैं भी तुम्हें रंग लगाऊंगी। पहले आप नहा धोकर भगवान को टीका लगाकर होली की शुभ शुरुआत करो। कृतिका के कहने पर सिद्धि पहले नहा धोकर पूजा करती है और भगवान को गुलाबी रंग का टीका लगाने के बाद अपनी सास और अमन को भी रंग लगाती है और फिर कृतिका को, जिसके बाद कृतिका अपने आप सिद्धि को छत पर लेकर जाती है, जहां अमन के दोस्त और रिश्तेदार के साथ सब मिलकर होली खेलते हैं और अपने गुब्बारों को हाथों में लिए कृतिका और सिद्धि एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं, बुरा न मानो होली है। इसी के साथ पड़ोसियों को गुब्बारे मारने से पहले वो एक दूसरे को ही भिगो देती है और फिर मिलकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ होली खेलती हैं।